सोराब सानिए पर BYC की कॉल पर इस वक्त पूरा बलूचिस्तान शटर डाउन है। पहिया जाम है, वकला अदालतों से गायब हैं, लेकिन हुकूमत ने भी एक मरतबा फिर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे हटकर बड़ी बात यह है कि BLA ने पाकिस्तान के जश्न आज़ादी से सिर्फ एक रोज़ कबल जारी किए जाने वाले सनसनीखेज बयान में बड़े हमले का अंदिया देते हुए वाज़ेह तौर पर कहा है कि किसी भी वक्त दुश्मन और उनकी शराकतदारों को निशाना बनाने का हक रखते हैं। उन्होंने बलोच अवाम, बिलखुसूस नौजवान, तालिब इल्मों, कारोबारी तबके और तमाम मकातिब फ़िक्र से अपील की है कि वो 14 अगस्त को पाकिस्तानी रियासत और उसके कठपुतली अनासिर की जानिब से मुनक्कद की जाने वाली तमाम नाम नहाद जश्न आज़ादी की तकारीब, परचम कुशाई, रैलियों और प्रोग्राम से मुकम्मल तौर पर दूरी रखें और वहां पर शिरकत ना करें। मज़ीद कहा गया है कि इस बयान में वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन BLF के कमांडर इन चीफ डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच ने दावा किया है कि आज़ादी के सरमचारों ने पाकिस्तानी फ़ौज पर नुमायां दबाव डाला है और उन्हें उनकी छावनियों यानी कैंटोनमेंट तक महदूद कर दिया है। उन्होंने बड़ी हद तक फ़ौज की लॉजिस्टिक सप्लाई लाइंस को मुनक़ता कर दिया और फोर्सेस के हौसले भी मुतासिर किए। उन्होंने मज़ीद क्या कहा है, यह सनसनीखेज स्टेटमेंट भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक अलमनाक सानिया जो सूराब में पेश आया था उस पर हम ज़रूर बात करेंगे कि सूराब बेसिकर यानी सूराब कत्लेआम पर ISPR के बयानिए में चंद माह के बलोच बच्चों को दहशतगर्द करार देने के मामले ने जलती पर तेल छिड़क दिया है। सूराब के इलाके गिदर पर होने वाली बम्बार्डमेंट पर रियासती बयानिए ने खुद रियासत को ही एक्सपोज करके रख दिया। आज के व्लॉग में हम ISPR के बयान की रोशनी में हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर बताएंगे कि पूरा सच क्या है, कितने जेट तैयारों ने बम्बार्डमेंट की, किस तरह हिस्सा लिया, कितने गोले दागे गए, सूराब मैसेकर पर लवाहकीन का रद्द अमल क्या है, सियासी जमातों का मौक़िफ़ क्या है, क्या बलूचिस्तान में इस तरह की बम्बार्डमेंट पहली बार हुई है, इससे पहले फ़िज़ाई हमलों के ज़रिए कितने बलोचों की लाशें बिछाई गईं। सूराब मैसेकर का हर कड़वा सच आज के व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे और फिर हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान इस वक्त बलोच आज़ादी पसंद जंगजुओं के शदीद हमलों की जद में है और तमाम छोटे बड़े शहर मैदान जंग बने हुए हैं। रियासती फोर्सेस तमाम तर कोशिशों के बावजूद दिफाई पोजीशन पर हैं। फोर्सेस पर होने वाले ख़तरनाक हमलों में बड़ी हलाकतों की इतलात हैं, जबकि 9 सरमचारों के जान की बाजी हार जाने की इतलात भी मौसूल हुई। ये तमाम तफसीलात आज के व्लॉग का हिस्सा होंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ व्लॉग के आखिर तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आज जुमेरात 13 अगस्त 2026 है। आपसे वही गुजारिश कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से आगाह किया करें ताकि मेरी रहनुमाई हो सके, और मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। नाज़रीन, कल पाकिस्तान का यौम आज़ादी है। मैं ये तो नहीं जानता कि कल बलूचिस्तान के तुलु अर्ज़ में क्या होने जा रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये दुनिया आलम मुमकिनात है, तो इसलिए किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ जनरल फ्रैंक मेसरवी और दूसरे आर्मी चीफ जनरल डगलस ग्रेसी के तरबियत याफ्ता पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने जो पॉलिसी मुरतब की है, जिस तरह 1940 की करारदाद का जनाजा निकाला है, उसने गैर फितरी इलाक का जबरन हिस्सा बनने वाली इकाइयों पर ज़मीन को जहन्नुम बना दिया है। यही वजह है कि सवाए पंजाब के बाकी तमाम इकाइयाँ सरकशी और बगावत का अलम थामे मैदान में आ रही हैं। सूरत हाल बहुत कशीदा है खैबर पख्तूनख्वा की, और बहुत कशीदगी है इस वक्त भी कश्मीर में, गिलगित बिल्तिस्तान में भी, लेकिन बलूचिस्तान यानी बलोच इंसर्जेंसी इस वक्त अपने इंतहाओं को छू रही है। मैं इससे पहले कि आपके सामने रखूं कि BLA की तरफ से जो तफसीली स्टेटमेंट आया है वो किस ज़रिए से आया है और उसमें मज़ीद क्या कहा गया है, डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच ने क्या कहा है, और फिर जो सूराब मैसेकर है उसके हक़ाइक़ क्या हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने चंद और हक़ाइक़ रखना चाह रहा हूँ। नाज़रीन, वर्ड में आज़ादी पसंद जंगजुओं के हमले में 3 एहलकारों की हलाकत की सरकारी तौर पर तस्दीक हुई, जिनमें 141 विंग के सिपाही मुजम्मिल, लांस नाइक हिलाल और सिपाही नासिर शामिल हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने माशकेल के इलाके नोकजा बसकोई के मकाम पर पाकिस्तानी फोर्सेस की गाड़ी को रिमोट कंट्रोल बम धमाके में निशाना बनाया। हमले के नतीजे में फोर्सेस की गाड़ी तबाह हो गई, जिसमें सवार
8 एहलकार मौके पर ही जलकर जाँ बहक हुए या हलाक हो गए। इस इलाके में फोर्सेस के मोटरसाइकिल सवार गश्ती पार्टी पर भी घात लगाकर हमला किया गया। मोटरसाइकिल सवार एहलकारों में से एक मौके पर ही हलाक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। BLF ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस में जान की बाजी हार जाने वाले अपने 9 कर्मचारियों की तफसीलात जारी कर दी हैं, जिनमें रहीम बलोच, जासिम बलोच, मुनीर बलोच, मुशर्रफ, शाहनवाज, गाजी खान, जुबैर, संगत अब्दुल्ला और मोहम्मद जबान शामिल हैं। इसके अलावा चागी की हम बात करें तो बारता गजी के मकाम पर पाकिस्तानी फौज की गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद का भारी हथियारों के साथ हमले की इतलात मौसूल हुई, जिसमें एहलकारों की हलाकतों की इतलात भी हैं, जबकि हब और सुराब में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद के हलाक होने की भी इतलात मौसूल है। लेकिन सुराब यानी गदर जोरी एरिया या सरकारी विगो गाड़ी पर फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में अब्दुल वहीद वल्द अब्दुल वाहिद जो सरकारी अफसर बताया जाता है वो हलाक हो गए और उसका जो ड्राइवर है नजीबुल्ला वो शदीद ज़ख्मी है। नाज़रीन, डॉक्टर अल्लाह नज़र और BLA के स्टेटमेंट से पहले मैं आपके सामने जब ऐसी हकायक रखना चाह रहा हूँ जो सोराब मैसेकर से मुतालिक है, यानी जो गुज़िश्ता दिनों जो सोराब में एक अलमनाक सानहा पेश आया जब बम्बार्टमेंट की गई, सिविल निश आबादी को घेर कर और एक कर्फ्यू लगा के लोगों को घरों में मैसूर करके उनके ऊपर जिस अंदाज में बम गिराए गए, ये इस पर भी अगर आलमी बिरादरी खामोश रहती है तो ये एक बहुत बड़ी तशवीश की बात है। मुझे हैरत होती है रियासती बयानिए पर कि कोई भी मामला हो इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पर जहालत और जबर से भरपूर होता है। कल कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, आज जब जबर और कत्ताल पर आवाज़ उठाई तो रॉ प्रॉक्सी हो गए। कल अफगानिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के बच्चों के पास था तब जिहाद के फतवे जारी होते थे और आज अफगान हुकूमत भी इंडियन प्रॉक्सी हो गई है। इसी तरह पख्तून भी गद्दार करार पाए हैं और बलोच तो 78 सालों से गद्दार इब्ने गद्दार हैं। इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में सिर्फ पंजाब ही है जो हुब्बुल वतनी से सरशार है, बाकी सब गद्दार हैं। बलूचिस्तान सुराब में पाकिस्तानी बमबारी से शहीद होने वाले अफराद के लवाहिकीन का बलूचिस्तान के इलाके सुराब के मेन रोड पर एहतजाजी धरना इस वक्त भी जारी है। उनका कहना है कि रियासत हमारे 75 साला खवातीन और 4 साला बच्चों तक को दहशतगर्द समझकर कत्ल कर रही है, तो जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम धरना ख़त्म नहीं करेंगे। उन्होंने ISPR के मौक़िफ़ को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि आलमी माहिरीन की निगरानी में तहकीकात करवाई जाए ताकि सच सामने आ सके कि ISPR सच बोल रहा है या गलत। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ISPR ने जो बयानिया जो कौम के सामने रखा, क्योंकि देखें इस वक्त मैं हैरान हूँ, आज एक नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबर चल रही थी कि कराची के बेनज़ीर पार्क में एक मैन होल का ढक्कन नहीं है तो उससे बड़ा सानहा रूनुमा हो सकता है। ये इनको नज़र आता है, एक जर्नल का कुत्ता भी इनको नज़र आता है, लेकिन बलूचिस्तान में मरने वाले मासूम बच्चे इनको नज़र नहीं आते। जिस तरह कश्मीर इनको नज़र नहीं आता, इस तरह इनको किसी भी सूरत में बलूचिस्तान नज़र नहीं आता। तो इसलिए उनके पास सिर्फ रियासती बयानिया ही है, क्योंकि रियासती बयानिए पर ही इनको इश्तिहार मिलेंगे, इनको पैसा मिलेगा, इनको दौलत मिलेगी। पाकिस्तान फ़ौज के शोबे ताल्लुकात यामा ISPR ने गुज़िश्ता रोज़ सोराब मैसेकर पर दावा किया था कि बलूचिस्तान के ज़िला सोराब में शिद्दत पसंद गाड़ी में नस्ब करने के लिए धमाका खेज मवाद तैयार कर रहे थे कि वो कबल वक्त फट गया, जिसके नतीजे में 8 शिद्दत पसंद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। ISPR के दावे के मुताबिक वहाँ मौजूद दीगर बारूदी मवाद भी इस धमाके की जद में आ गया, जिसके नतीजे में मज़ीद धमाके हुए और उस मकाम के करीब रिहाइश पजीर 3 शहरी भी हलाक हो गए। नाज़रीन, ये मैं आपको लतीफ़ा नहीं सुना रहा हूँ, ये मैं सच बता रहा हूँ, ये रियासती बयानिया है। फ़ौज के शोबे ताल्लुकात यामा का दावा है कि फौरी रद्दअमल देते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस और बलूचिस्तान पुलिस मौके पर पहुंच गई और ज़िम्मेदार अनासर और सहूलतकारों का सुराग लगाने के लिए एक जामे मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने फरार होने वाले शिद्दत पसंदों की नकलो हरकत का पता चलाया और मौसर कार्रवाई करते हुए 10 जो शिद्दत पसंद थे उनको हलाक कर दिया। अगर हम सोराब मैसेकर के हकायक को देखें तो फिर ISPR की रियाजी भी मात खा गई है। जनाब, अव्वल तो बलोच कौम के पास इस वक्त दूध पीते बच्चों की लाशों की तस्वीरें हैं जो आपके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मारे गए।
میں اس میں خواتین اور بچے تھے، کتنے تھے وہ آپ کے سامنے. اگر 18 کو آپ نے ہلاک کیا تو وہ تو دہشت گرد ہیں، اور آپ کے باقی 9 شہری کہاں سے آئے ہیں؟ یعنی جو ہلاکتوں کی تعداد 27 سے زیادہ بتائی جاتی ہے، جن کی ڈیڈ باڈیز مسنگ ہیں، وہ کون ہیں، وہ کہاں ہیں؟ ISPR کے جو بیانی ہے، اس نے تو خود اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے. بہت سال پہلے ایک بلوچ شاعر تھے، انہوں نے اپنی شاعری میں کہا تھا کہ تم ہم پر بم گراؤ گے، ہم اپنی لاشیں اکٹھی کریں گے، لیکن تمہارے ظلم کے خلاف ثابت قدم رہ کر اس کا مقابلہ کریں گے. ہمارے حوصلے پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند اور بالا ہیں، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. تو آج ہی میں دیکھ رہا تھا جو ہے وہ اپنا BNP کے سربراہ اختر جان مینگل کا ایک ٹویٹ تھا. وہ ٹویٹ بڑا کمال کا تھا، اور وہ ٹویٹ سوراب کے ثانیے کو جس انداز میں اس کی منظر کشی کر رہا تھا وہ کمال ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ درد کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، غزہ کے ملبے میں دبے معصوم خواب ہوں یا بلوچستان کی وادیوں، گھروں، چوک چوراہوں، جھونپڑیوں میں بکھری ہوئی لاشیں. درد ہر جگہ ایک ہی زبان بولتا ہے. کسی ماں کی گود اجڑتی ہے، کسی بہن کی آنکھ اپنے بھائی کی راہ تکتی رہتی ہے، اور کسی بچے کے ہاتھ میں کھلونے کی بجائے خوف رہ جاتا ہے. یہ صرف گھروں کے اجڑنے کا دکھ نہیں، یہ انسانیت کے زخمی ہونے کا نوحہ ہے. کاش دنیا ان آنسوؤں کی آواز کو سن سکتی. کاش ہر مظلوم کے لیے امن، انصاف اور جینے کا حق صرف ایک خواب بن کر نہ رہے. تو اس وقت آپ دیکھیں تو بلوچستان میں جو کچھ چل رہا ہے وہ کیا، لیکن آپ جو ISPR کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی اس کے تناظر میں اگر ہم حقائق کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سوراب کے علاقے گوئندان گدر میں 4 پاکستانی بمبار، ناظرین 4 پاکستانی بمبار جیٹس نے عام آبادی پر حملہ کر کے 4 گولے گرائے، جو مختلف گھروں پر گر کر تمام علاقے کو زمین بوس کر دیا. اس دہشت گردانہ جارحیت میں 20 سے زیادہ عام بلوچ شہید ہوئے، جن میں بچے، عورتیں اور بوڑھے شامل ہیں، جبکہ درجنوں کے حساب سے لوگ زخمی ہوئے. جاں بحق افراد کی شناخت: دہشت گرد راج بابو زوجہ رسول بخش، دہشت گرد صفیہ زوجہ نور جان، 2 سالہ دہشت گرد جلال ولد نور جان، اور دہشت گرد شبیر احمد ولد خدا داد، نور جان ولد رسول بخش اور کریم داد ولد رسول بخش کے ناموں سے ہوئی ہے. جبکہ زخمیوں میں جو ہے ان میں 9 مرد اور خواتین، جبکہ 7 کم سن بچے اور بچیاں شامل ہیں. زخمیوں میں 1 سالہ دہشت گرد عاصم، 3 سالہ دہشت گرد راہبیہ، 5 سالہ دہشت گرد سعدیہ، 7 سالہ دہشت گرد فاطمہ، 2 سالہ دہشت گرد ضیاء الرحمان، 1 سالہ دہشت گرد امیر، 4 سالہ حسینہ بھی شامل ہیں. یہ سب گاڑی میں بم نصب کر رہے تھے، بارودی مواد تیار کر رہے تھے، اور وہ پھر پھٹ گئے اور پھر ان کی موت ہو گئی. کتنا عجیب ہے نا ریاستی بیانیہ. یار 78 سال سے آپ یہ تماشا کر رہے ہیں، کیا اب بھی آپ اسی پر کھڑے ہوئے؟ کہ آج بھی جنرل ڈگلس کی پالیسی چل رہی ہے؟ آج بھی برطانیہ کا پورا سسٹم یہاں پر چل رہا ہے؟ کیونکہ یہاں سے برطانیہ جاتے جاتے اپنے بیج بو کر گیا تھا، لڑاؤ اور حکومت کرو. تو تب سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہی کر رہی ہے. بھائی 1940 کا فیصلہ سیاستدان نے کیا تھا، سیاستدانوں نے مل کر کیا تھا. اس میں عیسیٰ بلوچ جو قاضی فائز عیسیٰ کے والد تھے، اس میں وہ بھی تھے، سر غلام حسین ہدایت اللہ بھی تھے، میرے خیال میں اور بھی کچھ لوگ تھے. اس کے دستخط ہیں 1940 کی ریزولیشن میں. اس میں آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں جو بھی اکائیاں شامل ہوں گی وہ ساورن اینڈ اٹونامس ہوں گی، وہ آزاد اور خود مختار ہوں گی. تو کہاں گئی وہ آزادی، کہاں گئی وہ خود مختاری؟ اور پھر بلوچستان جس کو آپ نے راضی کر کے پاکستان کا حصہ بنایا تھا، ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، یہ سب آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے. اس کے جواب میں کیا ملا بلوچستان کو؟ 78 سالہ انسرجنسی، اتنی شورش، اتنی لاشیں، اتنے حملے، اتنی آگ، اتنا بارود کہ بلوچستان کی زمین میں جو فروٹ اب اگتا ہے اس میں بھی بارود کی بدبو ہوتی ہے. تو اس طرح اگر ہم ان حقائق کو دیکھتے ہیں تو بلوچستان میں جو گدر میں ہوا ہے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے. دسمبر 2005 کولو اور ڈیرہ بگٹی میں بمباری ہوئی. مارچ 2005 کو ڈیرہ بگٹی میں عام آبادی پر بمباری ہوئی، جہاں 100 سے زیادہ
आम बलोच शहीद हुए। दिसंबर 2012 को मशके में आम आबादी पर बमबारी हुई, जबकि जून 2015 को मशके में फौजी ऑपरेशन में बमबारी, बोलान और गिरदोनवा में आम आबादी पर शेलिंग और बमबारी हुई। जनवरी 2024 में जो पंजगूर के इलाके, शम और सर के इलाके में पाकिस्तानी बमबारी हुई, जिसमें 10 से ज़्यादा आम बलोच शहीद हुए, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। सितंबर 2025 के जहरी में बमबारी हुई, जहाँ 1 दर्जन के करीब लोग जान की बाजी हार गए। तो बलूचिस्तान के लिए ये सब कुछ पुराना नहीं है, लेकिन ऐसी ही सूरत हाल मस्तूंग भी फेस कर रहा है। मस्तूंग शहर में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दिन और रात के औकात में मिसाइल नुमा गोले दागे जाने और वक्फे से होने वाले ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ों से शहरी शदीद खौफ और हिरास में मुब्तला हैं। मुसलसल धमाकों के बायस ख़ुसूसन ख़वातीन और बच्चों और मरीज़ों में खौफ और तशवीश की कैफियत पाई जा रही है। ये ओवरऑल बलूचिस्तान है, लेकिन ऐसी ही सूरत हाल में फिर बलोच यकजहती कमेटी की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, जिसमें कहा जाता है कि बलूचिस्तान के इलाके सोराब गिदर में पाकिस्तानी फ़ौज की जंगी तैयारों की जानिब से आम आबादी पर बमबारी, ख़वातीन और बच्चों समेत आम शहरियों का कत्ल रियासती जबर, सफाकियत और इंसानियत दुश्मनी की खुली मिसाल है। और फिर इसी तरह बलोच नेशनल पार्टी के सरबरा सरदार BNP मेंगल के सरबरा सरदार अख्तर मेंगल ने वाक़े पर रद्दअमल देते हुए सवाल उठाया कि क्या ये बच्चे शिद्दत पसंद नज़र आते हैं। इन्होंने कहा कि ये मासूम बच्चे हैं, आखिर इनका क्या कसूर है? क्या बच्चों को कत्ल करने से कभी अमन कायम हो सकता है? और स्टेटमेंट क्या वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ मैं एक छोटी सी वजाहत करना चाहूँगा कि यूट्यूब की जो पॉलिसी है या जो उनका जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है, उनके मुताबिक मैं गिदर की तस्वीर नहीं चला सकता या वो वीडियो नहीं रख सकता, क्योंकि अगर वो तस्वीर और वीडियो आप देखेंगे तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। तो मैं अपने यूट्यूब की जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उनसे मजबूर हूँ, इसलिए मैं उनकी तस्वीर नहीं चला पा रहा। अब बलोच नेशनल मूवमेंट BNM के चेयरमैन डॉक्टर नसीम बलोच ने सोराब कत्लेआम पर आलमी बिरादरी से नोटिस लेने की अपील करते हुए कहा है कि सोराब में गुज़िश्ता रात होने वाले फ़िज़ाई हमले पर आलमी बिरादरी को नोटिस लेना चाहिए। मज़ीद कहा कि तस्वीर देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे ये गज़ा या फ़लस्तीन के हों, जहाँ बमबारी में बच्चों, बुज़ुर्गों और दीगर शहरियों की जानें गई हैं, लेकिन ये गज़ा नहीं है बल्कि ये बलूचिस्तान है। नवाब रईसानी कहते हैं कि हम मजबूरी के तहत नहीं बल्कि रज़ाकाराना तौर पर इस रियासत का हिस्सा बने थे, कि इस यकीन के साथ कि इस इस्लामी रियासत में बलोचों की जान, माल और इज़्ज़त महफूज होगी। लेकिन आज निहत्ते शहरियों पर बम बरसाए जा रहे हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत फ़ेल है। BSO आज़ाद ने इस हवाले से एक सख्त स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा है कि सोराब में बमबारी आम बलोचों की शहादत का वाक़या न सिर्फ पाकिस्तानी जारहियत पसंदी और इंसानी हकूक़ की पामाली है, बल्कि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ एक खुली जंग है। दुनिया की पाकिस्तानी जारहियत और बलोच नस्ल कशी पर खामोशी उनके दोगलेपन को आश्कार करती है। ये रियासत इंसानियत की दुश्मन है, जिसके हाथों मासूम लोगों को की खून से रंगे हैं। BNP ने वाज़े तौर पर कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उनके जो रहनुमा हैं साजिद तरीन एडवोकेट, उन्होंने कहा कि सोराब में फ़िज़ाई हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद की हलाकत की मज़म्मत की और उसके खिलाफ 16 अगस्त को बलूचिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान भी किया। लेकिन इसमें मीर ज़फ़र ज़हरी का एक स्टेटमेंट आया, वो बड़ा एक मानाखेज़ है। उन्होंने कहा कि सोराब यानी गिदर वाक़े पर ऐसे वाक़यात के लिए हम ज़हनी तौर पर तैयार रहते हैं। वाक़यात के हवाले से GHQ को लेटर लिख चुका हूँ। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नहीं बल्कि सिविलियन बेस्ड ऑपरेशन था। वहाँ से कोई दहशतगर्द बरामद नहीं हुआ। बलूचिस्तान के लोग आगे भी शहीद होने के लिए तैयार हैं। देखें, मसला ये है कि अगर वो दहशतगर्द थे, अगर वो कोई बारूदी मवाद तैयार कर रहे थे, तो फिर आपका बम डिस्पोजल स्क्वाड क्या कर रहा है? क्या उसने शवायद इकट्ठे किए? क्या वहाँ से बारूदी मवाद मिला? क्या वहाँ से कोई टुकड़े मिले? क्या वहाँ से बाल बेरिंग्स मिले? क्या वहाँ से कीलें मिली जो इस्तेमाल होती हैं चीज़ें? वो कोई तो एक बता दो कि कितने दहशतगर्द थे, उनके नाम क्या थे, उनकी तस्वीर क्या थी, उनके अहले खाना कौन थे। ये तनाज़ा ISPR के और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के गले में है जब तक कि इसकी क्लियरिफिकेशन नहीं होती। तो इस हवाले से डॉक्टर सबिया बलोच जो BYC के रहनुमा हैं, उन्होंने एक बेहतरीन स्टेटमेंट जारी किया है और जो इस सारे सूरत हाल को वाज़े करता है। उनका कहना है कि बलूचिस्तान के इलाके सोराब गिदर में
عام انسانی آبادی پر پاکستانی فوج کے جیٹ طیاروں کے ذریعے بمباری، معصوم خواتین اور بچوں کے قتل عام اور خون ریزی پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جاری ایک ویڈیو بیان میں سوال اٹھایا کہ کیا 4 سال کا کوئی دہشت گرد بچہ کوئی دہشت گرد ہوتا ہے دنیا میں؟ 10 سال کی چھوٹی بچیاں دہشت گرد ہیں؟ ہر بلوچ دہشت گرد ہے؟ اگر ہر بلوچ دہشت گرد ہے تو اس لقب کو، اس دیے ہوئے لقب کے ساتھ بلوچ سرزمین سے بھی اپنا تعلق توڑ دیں۔ اگر آپ بلوچ سرزمین کو، بلوچ سرزمین سے وابستہ اس چھوٹے 4 ماہ کے نونہال بچے کو دہشت گرد کہتے ہیں تو آپ کی ڈکشنری میں بلوچ سے آپ کا کوئی تعلق بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ بلوچ کا خون آپ نے بہانا اپنا فرض بنا لیا ہے۔ آپ پر آپ بلوچ کو دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہو تو دہشت گردوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ بنائیں، چلے جائیے یہاں سے۔ جی ناظرین، یہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے بلوچستان میں۔ اب بلوچستان میں ایک ایسا ماحول کریٹ ہو رہا ہے جس میں باقاعدہ عنقریب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو باقاعدہ ملے گا۔ میں دیکھ رہا تھا سوات کا کوئی ایک ویڈیو تھی جس میں وال چاکنگ کی ہوئی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ 14 اگست کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تو بہت پیچھے رہ گیا، اب ہم اس سے کہیں آگے کھڑے ہیں، جہاں آگے صرف لکیروں میں یا جو جغرافیائی لکیریں ہیں اب صرف ان میں تھوڑی بہت تبدیلی آنا باقی رہتی ہے۔ تو اس سارے تناظر کو دیکھیں تو میں دیکھ رہا تھا کہ بی ایل اے نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، ایک بڑا جو ہے وہ خطرناک اسٹیٹمنٹ ہے، اور انہوں نے واضح طور پر بہت ساری چیزیں کہی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ روز بی ایل ایف کے کمانڈر ان چیف ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے ایک آڈیو اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا۔ اس کے میں نے کل ٹکرز بھی چلائے تھے، لیکن ان میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ آزادی کے سرمچاروں نے پاکستانی فوج پر نمایاں دباؤ ڈالا ہے اور انہیں ان کے چھاونیوں یعنی کینٹونمنٹس تک محدود کر دیا ہے۔ انہوں نے بڑی حد تک فوج کی لاجسٹک سپورٹ لائنز کو منقطع کر دیا اور فورسز کے حوصلے بھی متاثر کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہلکار فورسز چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ متعدد افراد نے بلوچ جنگی زون میں ڈیوٹی دینے سے انکار کر دیا، جبکہ کینٹونمنٹس کے اندر بعض اہلکار خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ اس تناظر میں ملٹی نیشنل کمپنیز کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں جنہوں نے بلوچستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ میں پہلے بھی ان اقوام پر واضح کر چکا ہوں کہ جنہوں نے بلوچ قوم کی رضامندی کے بغیر بلوچستان میں سرمایہ کاری کی ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے سرمایہ سے ہاتھ دھونے کے خطرے سے دوچار ہیں اور ان کی سرمایہ کاری بلاخر ضائع ہو سکتی ہے یا ڈوب سکتی ہے۔ تو بی ایل ایف کا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے، انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے یہ ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو اسی طرح بی ایل اے نے یعنی 14 اگست سے صرف ایک روز قبل جس انداز کی دھمکی دی ہے یا جس انداز میں بڑے حملے کا اندیا دیا ہے، یہ اپنے آپ میں بہت معنی خیز ہے۔ بی ایل اے نے ایک بار پھر بلوچ قوم کو 14 اگست سے صرف ایک روز قبل اپیل کی ہے کہ وہ پاکستان آرمی اور کٹھ پتلی عناصر کی جانب سے منعقد کی جانے والی جشن آزادی کی تقاریب سے خود کو دور رکھیں۔ عوام بالخصوص نوجوان، طالب علموں، کاروباری طبقے اور تمام مکاتب فکر سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ 14 اگست کو پاکستانی ریاست اور اس کے کٹھ پتلی عناصر کی جانب سے منعقد کی جانے والی تمام نام نہاد جشن آزادی کی تقاریب، پرچم کشائی، ریلیوں اور پروگراموں سے مکمل طور پر دوری بنائے رکھیں۔ اپنے آفیشل ٹیلی گرام چینل کے ذریعے جاری بیان میں جو انگلش اور اردو میں جاری کیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ فورسز اور ان کے مقامی اعلی کار اپنے مذموم مقاصد اور عالمی دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے عوامی سائیکی اور زبردستی کے اجتماعات کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلوچ قوم کے لیے یہ ایک فخر اور دفاع کا لمحہ ہے کہ ان کے اپنے سرمچار اور دفاعی فورسز بلوچستان کے وجود اور قومی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی حفاظت کی خاطر انہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ تمام فوجی تنصیبات، حکومتی تقاریب اور فورسز کے ساتھ رہنے یا ان کے پروگراموں میں شرکت سے پرہیز کریں، کیونکہ سرمچار کسی بھی وقت دشمن اور ان کے شراکت داروں کو نشانہ بنانے کا حق رکھتے ہیں۔ 6 کروڑ بلوچ قوم کے لیے ایک فخر کا لمحہ ہے کہ وہ اپنے فوج اور دفاعی فورسز کو پاکستان کی فورسز کو شکست دینے کے لیے بڑی تعداد میں تیار دیکھ رہے ہیں۔ بی ایل اے نے اپنے آفیشل ٹیلی گرام چینل کے ذریعے پاکستان کی 14 اگست یعنی یوم آزادی سے محض ایک روز قبل
बलोच फौज के मार्च की एक वीडियो भी जारी कर दी है। तो ये जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, जिस अंदाज में जो मामलात हो रहे हैं, देखें कल 14 अगस्त है और कल आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बलूचिस्तान का 14 अगस्त कैसा होता है। और अवाम बिल्कुल इस 14 अगस्त से दूर हैं। मैं देखता हूँ कि ये जो GHQ के जो प्रॉक्सीज़ हैं, GSQ के जो एजेंट्स हैं या GSQ के जो जूता चमकाने वाले वज़रा हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, वो ज़बरदस्ती लोगों को झंडे थमा रहे हैं कि ये पाकिस्तान का झंडा है, ये अपनी गाड़ी पे लगा लो, ये हाथ में लहरा दो, फिर तस्वीर बनाते हैं, फिर रखते हैं ताकि अपने आकाओं को बता सकें कि देखें हम आपके कितने बड़े वफादार हैं। लेकिन असल फैसला करना है बलूचिस्तान के अवाम ने, असल फैसला करना है बलूचिस्तान ने कि वो कहाँ जाते हैं। अगर 1940 की रेजोल्यूशन के मुताबिक वो सावरन और ऑटोनॉमस हैं तो फिर उनको सावरेंटी और ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, उनको उनके हक के खुद इरादियत मिलना चाहिए। क्या कल पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर या करारदादों का सहारा लेकर मकबूजा कश्मीर के लिए आज़ादी की बात करता था, तो आज 1940 की रेजोल्यूशन को लेकर क्या जो इस एक जबरन इल्हाक का हिस्सा इकाइयाँ हैं, क्या वो इस रियासत से दूरी बनाए रखने या अलहदा होने का कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते, या उनके पास अख्तियार नहीं है? अगर अख्तियार नहीं है तो वो कहाँ लिखा हुआ है, इसकी वजाहत होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।